नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के गए थे ब्रिक्स समिट में। वहां पर पहली बार 5 साल में मीटिंग की शी जिनपिंग से और प्राइम मिनिस्टर ने वहां एक अच्छा स्पीच भी दी कि सब म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत जरूरी है और लंबी चौड़ी बातें की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की शी जिनपिंग से 5 साल बाद पहली मीटिंग, अच्छा, बायलेटरल मीटिंग, वैसे तो मीटिंग्स हुई हैं लेकिन पहली बार ये एक बड़ी चीज थी। एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया और चाइना दोनों डी एस्केलेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे ये सब कुछ हो रहा है। हम बात करेंगे गिरधर ममीडी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। गिरधर सर गूगल के सीएफओ रह चुके हैं इंडिया में और इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, चाइना में भी काम कर चुके हैं। सर, ये पूरा चीज जो आपको दिख रही है, हाउ डू यू सी दिस? क्या इंडिया और चाइना दोनों के दोनों अब एक अच्छी दोस्ती की ओर जा चुके हैं एंड इससे अमेरिका शुड बी अफ्रेड ऑफ? रोहित जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जी, चाइना और भारत के दरमियान कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती है, यह हमें समझनी चाहिए। चाइना एज अ कंट्री हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 1000 साल की हमारी दोनों की रिश्ता थी और वो चलेगा। हमारी प्रॉब्लम सीसीपी के साथ है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है, तो उसके साथ हमारी दोस्ती कभी बनी नहीं सकती है। पहले कभी नहीं थी, अभी भी नहीं रहेगा। मगर इसको मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, यही हमारी तकलीफ है, यही हमारी विडंबना है। अब देखिए, 5 साल के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है, वन ऑन वन, मतलब बायलैटरल मीटिंग। ऐसे तो इंडोनेशिया में बाली में एक बार शेक हैंड कर चुके हैं, और एक साउथ अफ्रीका में भी एक बार शेक हैंड हो चुका है उसका। उसको छोड़ के बाकी बायलैटरल मीटिंग तो हमने बंद कर दिए थे। अब चाइना मजबूरन अपनी मजबूरियों के चलते हुए वो भारत के साथ रिश्ता थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाहता है। दोस्ती तो दूर दूर की बात है, मगर थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाहता है। इसी के चलते हुए वो जो भी हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो भी था, उसको थोड़ा रिजॉल्व करने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए, 2 पॉइंट्स, जो डिप्सोंग प्लेन्स और जो आपके डेमचोक, ये दोनों रिजॉल्व नहीं हुए थे। ये दोनों मनमोहन सिंह की कालखंड से आ रही है, तो उसको भी वो एक्सेप्ट करके पीछे हट गया। और वो भी ब्रिक्स समिट के बिल्कुल एक दिन पहले वो अनाउंसमेंट आना, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। तो चाइना के लिए अभी पूरा प्रॉब्लम हो गया, उनका इकोनॉमी बैठ गया, उनका एक्सपोर्ट्स ठप हो गया, उनका जितने भी क्या कहते हैं उसको, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स धीरे धीरे से इधर उधर जा रहे हैं। वियतनाम हो, कोरिया, फिलीपींस, भारत, बहुत से इलाकों में वो जा रहा है, और सैंक्शंस उनके ऊपर हो रहे हैं। तो इसके सबके चलते हुए हर देश के साथ वो पंगा नहीं ले सकता है। भारत के साथ ऑलरेडी 5 साल से वो ट्राई करके देख चुका है और आगे नहीं कर सकता है। तो फिलीपाइंस हो, फिर साउथ कोरिया हो, जापान हो, और फिर ताइवान, इन सबके साथ एक ही बार वो पंगा लेगा, और भारत के साथ भी पंगा लेगा, तो उनके बस का बात नहीं है। और दूसरा, सबको डर है कि इस इलेक्शन में ट्रंप जीत के आएगा तो उसका हालत क्या होगा, उससे वो डर है उनका। अभी ट्रंप जीत के आएगा तो सीधा, ऑलरेडी इस ब्रिक्स समिट के समय ही ट्रंप का भी एक धमकी आ गया था कि आप जो है क्या कहते हैं उसको, डॉलर को वेपनाइज, आप डॉलर को इग्नोर करेंगे तो हम आपके ऊपर 100% टैरिफ्स लगाएंगे। ये ट्रंप के ऑलरेडी धमकी आ चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि ये चाइना और रशिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो रशिया को तो ऑलरेडी डॉलर से बाहर कर दिया, तो उनका जो भी कारोबार है वो गैर डॉलर का करना पड़ रहा है उसको। तो फिर इसके चलते हुए चाइना का भी यही हाल हो सकता है। ट्रंप आएगा तो चाइना के ऊपर भी डॉलर का कुछ सैंक्शंस लग सकता है, फिर बहुत कुछ हो सकता है उसके खिलाफ। तो इसीलिए बगैर भारत का ब्रिक्स का कोई और ऑल्टरनेट सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। अभी यहां 2 चीज चाहिए उनको, एक डॉलर का ऑल्टरनेट चाहिए, दूसरा इंटर कंट्री ट्रांसैक्शन के लिए जो स्विफ्ट सिस्टम है उसका ऑल्टरनेट चाहिए। है तो चाइना के पास कुछ है, मगर अल्टीमेटली सब लोग एक्सेप्ट करेंगे ऐसी बात नहीं है। तो शायद उसका भी कुछ समाधान निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो स्विफ्ट का ऑल्टरनेट चाहिए इनको। ये 2 मुद्दों के ऊपर ब्रिक्स में कुछ ना कुछ इनको यूएसए को काउंटर करने के लिए इनको चाहिए।
तो इसीलिए भारत इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके चलते हुए वो टैक्टिकली टेम्पररीली वो थोड़ा दो कदम पीछे हट गया चाइना। तो इसके चलते हुए भारत भी ठीक है, अब आ जाओ फिर मिलते हैं। यही तो हमारी डिमांड थी कि 2020 जून से पहले जो स्थिति थी उस पर फिर दोबारा हम पहुंच जाएं, तब हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि हमने उसके डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद कर दिए थे, उनको वीजा नहीं दे रहे थे, उनके जितने भी शिपमेंट्स आ रहे थे इधर हमारी पोर्ट्स में हम महीनों उसको ऐसे लटका के बैठे थे हम। फिर उनके जितने भी यहाँ कंपनीज हैं, इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हम आईटी रेड्स करते थे। तो उसको बहुत सताया भारत ने, और धीरे धीरे से उनका वहां से जो जो लो हैंगिंग फ्रूट इंपोर्ट है उसको सब खत्म कर दिया। लेटेस्ट पिछला हफ्ता हमने जो लाइटर्स होते हैं ना, लाइटर्स के पार्ट्स चाइना से जो इंपोर्ट हो रहे थे उस पर बैन लगा दिया। मतलब क्या भारत देश में वो भी बन नहीं सकती क्या? तो धीरे धीरे से हम उसको काउंटर कर रहे हैं। इसके चलते हुए चाइना भारत के जो ट्रेड है उसको बढ़ाना चाहता है। हम अभी 110-115 बिलियन डॉलर्स के लेवल पे है, मगर अमेरिका के साथ उनका ऑलमोस्ट 800 बिलियन लेवल पे है। तो हमारी बढ़ाना है ताकि अमेरिका के सैंक्शंस आएंगे तो बफर चाहिए उनको। तो ये सब उनके प्रॉब्लम्स है, इसके चलते हुए वो भारत के साथ थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाह रहा है। वैसे तो रशिया के भी इसमें हाथ रहेगा, क्योंकि शायद शी जिनपिंग आ रहा है तो मोदी भी नहीं जा सकते, फिर वो मना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर जयशंकर जाएंगे उधर जैसे एससीओ में हुआ। तो ये चीज ना होना है, तो व्लादिमीर पुतिन भी उसके ऊपर कुछ दबाव डाला है, इसके चलते हुए ये हुआ है। तो भारत भी क्या है, सोच सोच के हम चाइना के साथ रिश्ता आगे लेके जाएंगे, इतना कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं होगा। अब जो डिक्लेयर किया हमारी विदेश मंत्री जयशंकर जी जो डिक्लेयर किया और चाइना की स्पोक्स पर्सन के डिक्लेरेशन में थोड़ा अंतर है, तो इसको अभी देखेंगे क्या होगा फाइनली। बट फिर भी पॉजिटिव स्टेप तो है। इसके चलते हुए हम ब्रिक्स में मोदी जी गए हैं, फिर इनसे भी मिले हैं, फिर आगे रणनीति क्या होगी ये तो कैमरा के सामने तो नहीं होगा, कैमरा के पीछे ही होगा। व्लादिमीर पुतिन से तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, फिर शी जिनपिंग से भी मिले हैं, अभी अभी वो मीटिंग खत्म हुआ है। तो फिर इसके जो इंटरनल इश्यूज है धीरे धीरे से हमें पता चलेंगे। मगर बेसिकली क्या है, 2020 जून से पहले जो स्थिति थी उसको दोबारा रिस्टोर करने का अब कोशिश करेंगे। शायद वो जो टिकटॉक विकटॉक हमने बैन किया वो तो हम बैन हटाने वाला नहीं है, मगर थोड़ा इनका वीजा देना, इनको फ्लाइट्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स आना, इनके इन्वेस्टमेंट्स भारत में जो आएगा। ऑलरेडी संजीव सान्याल जो इकोनॉमिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनका ऑलरेडी बयान है, हमने आपने सुना होगा। फिर हमारी बजट में भी हमने कहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट हम वेलकम करेंगे, मगर हम सोच सोच के उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वो सब फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, थोड़ा आगे चलेंगे, मगर रुक रुक के देख देख के सोच सोच के हम जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। रशिया के साथ तो वैसे तो भारत का जरूरत है उनको। अब ऑप्टिक्स देखिए, ऑप्टिक्स में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शाहबाज शरीफ बीच में खड़ा था और रशिया और चाइना को उसके आजू बाजू में रखा, जयशंकर जी को कहीं कोने पे डाल दिया। उसके उल्टा आप देखेंगे यहाँ कजान में व्लादिमीर पुतिन सेंटर में खड़ा है, एक साइड चाइना और एक साइड भारत को रखा है। तो आप समझ सकते हो उनके लिए क्या कितना इंपॉर्टेंट है। जहां भारत का इंपॉर्टेंस नहीं है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जयशंकर जी तो जरूर गए हैं, मगर उसका औकात क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है, हमने ऑलरेडी दिखा दिया। मगर शी जिनपिंग को और व्लादिमीर पुतिन को, दोनों को भारत चाहिए, इसीलिए उतना इंपॉर्टेंट है। और व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट भी हमने देखा है कल, उसमें क्या कहा हो कि हम जो भी बोलते हैं मोदी जी समझ जाते हैं, ट्रांसलेटर का कोई जरूरत नहीं है, बगैर ट्रांसलेट के समझ जाते हैं, हमारे रिश्ता इतना गहरा है, इतना तगड़ा है। तो दिस आर ऑल ऑप्टिक्स। और फिर मोदी जी को गले लगाते हैं, फिर शी जिनपिंग के साथ तो हाथ मिलाते हैं। ये सब ऑप्टिक्स भी बहुत देखे हमने, इनको जो भव्य वेलकम मिला है और ये सब चीज जो है, ऑब्वियसली चाइना वांट्स अस फॉर अ डिफरेंट रीजन, और रशिया हमारी जो मदद है रशिया को भी चाहिए। वी आर प्लेइंग इट कूल, इसमें भी है और वेस्टर्न अलायंस क्वाड में भी है। वी आर प्लेइंग दैट बैलेंसिंग एक्ट। हाँ जी। अच्छा, एक चीज
कि ये पूरा का पूरा जो गेम हो रहा है, क्या इसमें आप एक चीज बोल सकते हैं कि विक्ट्री है इंडिया की, एक अच्छी विक्ट्री मानी जाएगी कि बॉर्डर पे भी डिएस्केलेशन हो गया, चाहे शी जिनपिंग से भी बायलैटरल मीटिंग हो रही है, क्या इज इट अ विक्ट्री फॉर इंडिया? देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कोई विक्ट्री नहीं होगा, क्योंकि जब सिचुएशन चेंज होगी तो सिचुएशन पलट सकता है, कोई मतलब कोई और हो सकते हैं। अभी मान लीजिए कि उनको साउथ चाइना सी में इतना तकलीफ नहीं है, मान लीजिए कि कमला हैरिस जीत जाएगी, अमेरिका अमेरिका से उसको उसके ऊपर इतना दबाव नहीं आएगा, पता नहीं शी जिनपिंग क्या कर बैठेंगे। इंटरनली भी वो उसका पोजीशन बहुत खतरे में है, पता नहीं वो जिंदा बच पाएंगे या उसको उठा के कोई और आके बैठ जाएगा, ये भी उनके लिए खतरा है। तो इन चीजों के चलते हुए अब थोड़ा, हाँ जी, बड़ी चीज बोली आपने, क्या शी जिनपिंग की पोजीशन खतरे पे है? शी जिनपिंग को हटाया जा सकता है? बिल्कुल खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। शायद आप फॉलो किया, मुझे मालूम नहीं है, मगर कोई 10-15 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां जो इंसिडेंट्स हमें बताते हैं कि इनके हाथ से धीरे धीरे से सत्ता खिसकती जा रही है। कुछ उदाहरण है, जैसे पिछले 3-4 महीने पहले जो प्रीलिम जो हुआ था ना, वो उनके जो प्लेनिम हुआ था, प्लेनिम के पहले एक आर्टिकल छपा था उनके ऑफिशियल एजेंसी, उनके न्यूज़पेपर में। उसमें यह कहा था कि ग्रेट रिफॉर्मर शी जिनपिंग नाम से एक आर्टिकल छपा था। 2 दिन के अंदर अंदर उसको विड्रॉ कर दिया। तो क्या हो गया? तो मतलब क्या है? तो ये सिचुएशन चल रहा है। फिर भी उनके जो पीएलए इनके नाम इनकी बात नहीं सुन रही है, तो धीरे धीरे से इनके खिलाफ ऑपोजिशन बढ़ते जा रहा है। कुछ मीटिंग्स में जहां शी जिनपिंग जरूर जाना था, शी जिनपिंग दिखाई नहीं है उधर। तो ये ऐसे बहुत से 10-15 इश्यूज हैं, इसके चलते हुए लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि इनका सत्ता इनके हाथ से जा रही है और धीरे धीरे से कोई ना कोई इसको सत्ता इनके हाथ से छीन रहे हैं। और यहां तक रूमर्स आ गए हैं कि इनको शायद निकाल के इसको एटलीस्ट डिपोज करेंगे या इसको मारेंगे, पता नहीं है, बट एटलीस्ट इनके खिलाफ बहुत एक इंटरनल चाइना के अंदर एक जो है मुहिम चल रहा है। तो उनका सिचुएशन चाइना में इतना स्टेबल नहीं है, इसीलिए भारत के साथ कम से कम पंगा कम करेंगे तो तिजारत बढ़ेगा, उसका जो ट्रेड वो बढ़ेगा, तो शायद कुछ कुछ उसका लाभ होगा। इसीलिए भारत के साथ पंगा नहीं लेना चाह रहा है। अमेरिका के सैंक्शंस आएंगे इसके खिलाफ, ट्रंप जीत के आएगा तो भारत इनके लिए बफर होगा। जैसे हमने रशिया को हो, ईरान को हो, ईरान के सिचुएशन में हो, इन दोनों को हमने बफर दिया है। तो इसीलिए भारत उनके लिए चाहिए। अभी उनके पास इतने प्रॉब्लम, पैसे का इतना प्रॉब्लम हो गया चाइना का, कि जो इनके टट्टू, इनके जो कुत्ते थे ना, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, जितने भी देश थे इनके पैसे से जो चल रहे थे, उछलते थे, वो सब बंद हो गया ना। मुआवजा आ गया, दिल्ली आ गया। अब देखा है ना, अभी फिर क्या कहते हैं उसको, श्रीलंका तो वही हुआ। श्रीलंका तो हम ही ने बेल आउट किया उसको, $4.5 बिलियन देके हमने बेल आउट किया। तो धीरे धीरे से इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फेल हो रही है, फिर इनके जो सीपीसी फेल हो गया, सब कुछ हो रहा है। तो किसी को बेल आउट करने का ताकत नहीं है इनके पास। अफ्रीका में कम से कम 20 ऐसे देश है जो इनको वापस नहीं कर सकते हैं। तो उनकी हालत क्या होगी आप समझ सकते हो। ये ब्रीफली केन्या का एयरपोर्ट भी टेक ओवर किया था, मगर उससे क्या होगा, इसको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। सो ये सिचुएशन है, हर जगह कहां कहां जहां जहां इनका उंगली थी वहां पूरा इनका सत्यानाश हो रहा है। इसीलिए शी जिनपिंग का पोजीशन बहुत खतरे में हो गया उधर चाइना में। तो इसके चलते हुए थोड़ा उनको भी मदद चाहिए भारत का, मोदी का। तो इसीलिए ये सब वो गेम खेल रहे हैं। हम भी अपना गेम खेलेंगे ऑब्वियसली। हमें तो जो चाहिए वो मिल गया ना इनको। फिर 2020 जून से पहले को, अप्रैल से पहले जो चीज था, जो पोजीशन था, उस पर ढकेल दिया हमने उसको। फिर पेट्रोलिंग पॉइंट मिल गया हमको, जो डेप्सान प्लेन्स में, ये वाई जंक्शन में हमें रोक के रखा था। अभी हम PP 10, 11, 12, 13 पे हम जा सकते हैं हम अभी। फिर डेप चौक में भी हमने पूरा क्या कहते हैं उसको, हमारी टैंक्स, उसके टैंक्स एक के सामने एक खड़ा था, उसको भी थोड़ा नहीं पीछे करेंगे। 60,000 हमारे बच्चे यहाँ 13, 14, 15,000 फुट के ऊपर ऊंचाई में हम खड़े हैं 24 घंटे, उनको भी थोड़ा राहत मिलेगा, घर जाएंगे वो।
तो ये चीज है। तो सिचुएशन इज दैट हमारे लिए जो हमने उनको बोला था वो हमें मिल गया है, मगर चाइना को कोई भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये कब इनके एग्रीमेंट्स तोड़ेंगे हमें पता नहीं है। तो इसीलिए इस बार वो गलती हम नहीं करेंगे। हमने क्या किया है, जो स्पंगूर गैप के जो चट्टान थे उसके ऊपर आप भी जानते हो, अगस्त 31 2020 में हमने ऊपर जाके चढ़ के उसको कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद अग्रीमेंट के बाद जब हम वहां से नीचे उतर के आए, उधर पूरे माइंस बिछा दिए, पूरे सेंसर्स कैमरास लगा के हम नीचे आ गए। तो इसीलिए हम वेरीफाई करेंगे, कुछ भी उनके बात पे भरोसा नहीं करेंगे, हर चीज पे हम वेरीफाई करके हम करेंगे। तो ये जो भी डिसएंगेजमेंट होगा या फिर डीएस्केलेशन होगा, इसमें हर चीज का हम देख देख के हम कदम रखेंगे। फिर उसके बाद भी चाइना को इतना लाइटली नहीं लेंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट जो भी आएंगे, उनके टेक्नोलॉजी यहाँ जहां हमारी सिक्योरिटी की खतरा है वो हम अलाउ नहीं करेंगे। मगर जैसे ह्यूंडई है, कोरियन हो, जापानीज हो, चेकोस्लोवाकियन का हो, बहुत से देश यहाँ आके उनकी गाड़ियां बेच रहे हैं ना, फोर्ड अमेरिका का भी है, तो ऐसे चाइनीज के भी चल सकते हैं। अभी BYD का हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए थे, अब वो अलाउ करेंगे। भारत में वो इन्वेस्टमेंट आएगा तो फायदा चाइना का होगा। क्यों? क्योंकि मेड इन PRC कहीं बिकता नहीं है दुनिया में। जब मेड इन इंडिया टैग होके जाएगा तब उनके भी गाड़ियां सब बिक सकते हैं। तो इसीलिए भारत जो है वो हम उनके साथ रिश्ता थोड़ा बढ़ाएंगे, बट एक्सट्रीमली केयरफुल। हम ये ऑप्शन रखेंगे, जो भी हरकत करेगा इमीडिएटली विल पुल द प्लग। उसको क्या सबक सिखाना है उसके लिए तैयार बैठे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ एन अप्रोच वी हैव। इसलिए आपने जो पूछा है सही है, थोड़ा हमें भी राहत मिला है, हमें भी थोड़ा जीत मिली है, मगर उनको भी मिली है, क्योंकि मोदी जी पहले बार मिला है तो उनको भी ऑल्टरनेटिव है। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी फॉर नाउ। बाद में ट्रंप आएगा तो क्या होगा, कमला हैरिस आएगी तो क्या होगा, ये देखने वाली बात है। अब दुनिया में कहीं भी देखिए, नवंबर 4 से पहले इतने चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि सब आने वाले नवंबर 4 अमेरिकन इलेक्शंस के चलते हुए सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इजराइल जो है वो नवंबर 4 तक वेट कर रही है, क्योंकि बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इतना दबाव डाल रही है, अब सीज फायर करो, फिर भी वो धीरे धीरे से चल रहा है, जो करना है वो कर रहा है। नवंबर 4 के बाद पता चलेगा ट्रंप आ रहा है तो रोकने वाला ही नहीं है, शायद वो खमेनी को भी टारगेट कर सकता है। तो इसीलिए ये सब चीज जो है नवंबर 4 तक भारत के लिए भी अहम है, चाइना के लिए भी और रशिया के लिए भी। ब्रिक्स का अभी सॉल्यूशंस क्या निकलेंगे देखना पड़ेगा। अभी तो समिट लेवल मीटिंग हुआ है, बट अल्टीमेटली इनके ऑफिसर जब मिलेंगे, इनके जो एक्चुअल प्रोसेस लेके आएंगे, जैसे ब्रिक्स बैंक एक नतीजा निकल के आया था, ये 15 मतलब कोई 20 साल के इनके क्या कहते हैं इसके ब्रिक्स के स्टार्ट होने के बाद हमने एक ब्रिक्स बैंक तो देखा है, अब ब्रिक्स करेंसी आ सकती है। व्लादिमीर पुतिन एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है, एक क्या कहते हैं उसको, एग्रीकल्चरल एक कार्टेल जैसे बनाएंगे, उसका एक एक्सचेंज बनाएंगे करके उनका एक सुझाव था। तो वो होगा तो वी हैव भारत हो, रशिया हो या इथियोपिया हो, ऐसे कुछ देश जो है ये बहुत इनके एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत अच्छा है। तो हम हमारी ब्रिक्स के अंदर अंदर कोई कोऑर्डिनेशन होगा तो वो बहुत बेहतर होगा, प्राइसेस को कम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक एडवांटेजेस भी होंगे, बहुत कुछ होंगे। तो ब्रिक्स एक छोटी गुट नहीं है, अभी पूरे दुनिया का 45% पॉपुलेशन ब्रिक्स देशों में है और 35% जीडीपी, दुनिया का जीडीपी इन देशों में है। फिर हमारी जो कलेक्टिव जीडीपी है वो G7 जीडीपी से ज्यादा है। 44% ऑफ दुनिया का ऑयल प्रोडक्शन हमारी देश में है। क्यों? सऊदी अरेबिया, UAE इसमें ब्रिक्स समिट में मिल गया ना, वो ईरान भी आया, तो 44%, ब्राजील तो है ही है, 44% प्रोडक्शन इधर ही होता है। इसलिए ये एक बहुत पावरफुल ग्रुप ही है, इससे वेस्ट डर रही है। इसी के चलते हुए हमारे ऊपर क्या क्या किया आपने देखा है, पन्नून का इश्यू हो या आप क्या कहते हैं उसको, निज्जर का इश्यू हो, ये सब उठाने का यही है कि भारत को धमकी देके इसमें कुछ
उनके खिलाफ ना जाएं, इसके चलते हुए बहुत कुछ किया है। बट ब्रिक्स के फाइनली जो नतीजा निकल के आएंगे वो देखेंगे क्या होगा, किस फॉर्म में होगा। हर देश अपना अपना वर्चस्व देख रहा है उधर, बट फिर भी कलेक्टिवली कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा, एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर यूएसए। राइट, दैट विल नॉट बी गुड फॉर यूएसए, बट इंडिया, चाइना और रशिया, ये तीन करीब आते दिख रहे हैं। ये इसमें जीत प्राइम मिनिस्टर मोदी की सबसे ज्यादा दिख रही है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।